इस देश में गरीब की कोई हैसियत ही नहीं है। वो 2 टाइम की रोटी उसको मिल जाए बहुत बड़ी बात है। इस पर भी लोग सरकारें कहती हैं 4 किलो 5 किलो राशन देके कहती है सरकार के बहुत बड़ा काम कर रही है, जबकि ये नहीं पता मोदी जी घर से नहीं देते हैं, सरकारें मिलके उद्योगपतियों के लिए काम कर रही। जब उद्योगपतियों के लिए काम होगा तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। 75 साल बाद ऐसा देश होना चाहिए था जिसकी सड़कों का भी ये नहीं पता कि सड़कें गड्ढे हैं, जिसका ये भी नहीं पता बिजली कितने घंटे आएगी, जिसका ये भी नहीं पता कि आज जो घर से बाहर निकलेगा वो जाति धर्म के नाम पे मार दिया जाएगा। लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसके नाम के पीछे आजाद लगा हो, वो इस तरह के गुलामी के रास्ते को स्वीकार नहीं कर सकता। बाबा साहब ने पैर छूने को गैर बराबरी माना, इसलिए मैं पैर छुआने में भरोसा नहीं रखता। ये मेरा भाई छोटा, ये नशा छोड़ दे, मुझे सबसे बड़ी ताकत यही मिल जाए। आप ये जानते हैं कि मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी, देश भर में चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, अलग अलग कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हमारे साथी हो, जिनकी भी समस्याएं हैं, मैं लगातार उनके लिए काम करता रहा। ये अच्छा मौका हुआ कि इस बहाने आपके गांव में आने का मौका मिल गया। तो जिस बात को मैं सोचता हूं, याद करता हूं, महसूस करता हूं, वो बात सही साबित आज भी होती। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, अपने काम छोड़ के आप सब लोग यहाँ जुटे। बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होगी कि भाई आएगा तो हम देख लेंगे, टीवी देखा था, अभी फोन में ही देखा था, तो आज गांव में आ जाएंगे तो देख लेंगे। कुछ लोगों के मन में इच्छा होगी कि भाई सुन लेंगे। लेकिन ये सच है जिसको बदला नहीं जा सकता है कि आजादी के 75 साल बाद भी अभी भी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, गांव में रहने वाले गांव में रहने वाले परिवारों की स्थिति बदली नहीं। उसका उदाहरण है आपके मकान, जो इस बात को बता रहे हैं कि इन मकानों पर जो वहां प्लस्टर नहीं हुआ है, वो इस बात की गारंटी देते हैं कि अभी भी हालात बहुत बदली नहीं। और मैं तो आज आपके गांव में आया, लेकिन आप चेक करके देखना मेरे जाने के बाद, इस गांव में 60% मकान ऐसे होंगे जिनपे प्लस्टर नहीं होगा। बालियान साहब देख लेना सर, यहां से निकल के और कोई रास्ता तय करना हमारे लिए एक बड़ा कठिन सफर है, क्योंकि नाम पे उद्योग है, नाम पे नौकरियां हैं, नाम पे रोजगार है, नाम पे जमीनें, हम पे एकमात्र हथियार है शिक्षा, जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और हम कोशिश करते हैं इस महंगाई के दौर में, जहां शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है कि पैसे वाले तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीब तो सरकारी में भेज सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा की हैसियत नहीं है। और सरकारी में पढ़ाई ना के बराबर हो गई, क्योंकि मास्टर जी को लगा रखा कहीं पोलियो के काम पे, कहीं टीके के काम पे, कहीं किसी और काम पे, कहीं किसी और काम पे। फिर जो बचा कुचा है, कुछ अध्यापक भी इस नेचर के हो गए हैं जो बड़े पैमाने पे पढ़ाते नहीं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ मास्टर ऐसे हैं जो लापरवाही करते हैं, जबकि ये नहीं समझते कि एजुकेशन से क्या बदलता है। एजुकेशन हमारी तरक्की का सबसे मजबूत आधार, और अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो मकान अच्छा नहीं बन सकता। यानी कि अगर प्राइमरी स्कूल में जो प्राइमरी पढ़ाई है वो अच्छी नहीं होगी, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में अगर अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तो वो बच्चा बहुत कामयाब नहीं हो सकता है। तो मैं तो चारों तरफ से जिस तरह से गरीबों का गला घोटा जा रहा है, उनके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, उनको वापस पुराने हालात में लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये मैं देख रहा हूं। अब चीजों को होते हुए देखते रहे और चुपचाप बैठे रहे, हाथ पे हाथ रख के, ये हमारे सामने रास्ता है। और दूसरा कि हम इसके खिलाफ आंदोलन चलाएं, संघर्ष करें, या इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए राजनीतिक ताकत बना के इसको बदलने का काम करें। तो ये दोनों रास्ते हमारे पास हैं। पहला रास्ता जो सबसे आसान है, तो हर कोई तय कर सकता है कि भाई इसको जो हो रहा है होने दो, लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसके नाम के पीछे आजाद लगा हो, वो इस तरह के गुलामी के रास्ते को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे भीम आर्मी के साथियों का, जिन्होंने लंबे समय से यहां आंदोलन को मजबूत करके रखा, और आज भी लगातार वो अपने कार्य को कर रहे हैं। जहां किसी पे जुल्म जाती होता है उसकी आवाज उठाते हैं, पाठशालाएं चलाते हैं, और तमाम तरह से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, गरीब बेटियों की शादी कराने में अपना योगदान करते हैं। मैं ऐसे भीम आर्मी के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं, साथ साथ आपसे भी कहना चाहता हूं, इस देश में जो
जो भी कुछ होता है वो सरकारें तय करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बिजली के दाम क्या होंगे सरकार तय करती है, पानी के दाम क्या होंगे सरकार तय करती है, सड़कें कहां अच्छी बनेगी सरकार तय करती है, अच्छे स्कूल कहां बनेंगे सरकार तय करती है, अच्छे हॉस्पिटल कहां बनेंगे सरकार तय करती है, महंगाई क्या होगी सरकार तय करती है, रोजगार कहां मिलेगा, किनको मिलेगा, किस विभाग में मिलेगा सरकार तय करती है। यहां तक कि अगर जुल्म होगा तो न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी सरकार तय करती है। सब कुछ सरकार के हाथ में। सरकार बनाता कौन है? जनता वोट देके। हम वोट देते हैं, इस वोट से ताकत बनती है, वो बैठा हुआ मेंबर तय करता है कि भाई हमें अपने क्षेत्रों के लिए क्या करना है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे काम के आधार पर मुझे जानते होंगे, जिस तरह के काम मैं करता हूं। पार्लियामेंट में भी वो मुझे सुनते होंगे लगातार। पार्लियामेंट में मैंने एक सबसे बड़ी आवाज उठाई थी इस बार, अगर आप जाके चेक करोगे 29 जुलाई को पार्लियामेंट में, कि भाई न्यूनतम वेतन जो है, जो मजदूरों को मिलता है, वो न्यूनतम वेतन 300-400 रुपए से बढ़ा के 700 रुपए होना चाहिए। तो मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि भाई न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि केंद्र सरकार ने ये अब सितंबर में ये ऑर्डर किया था कि 1 अक्टूबर से न्यूनतम वेतन जो है, जो केंद्र के कर्मचारी या केंद्र से जुड़े उद्योगों में जो लगे हुए हैं, उनको 783 रुपए मिलेगा। जहां एक समय 300-350 रुपए करना पड़ता था, वहां 783 रुपए न्यूनतम वेतन हुआ। मेरा तो प्रयास है कि जिस तरह से महंगाई के इस दौर में प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब जा नहीं सकता और अच्छा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में ही है, तो ये व्यवस्था बदले, सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छे इलाज की व्यवस्था हो। गांव देहात में मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं तो बहुत कुछ देखा है मैंने जिंदगी में। हमें अपना पेट पालने के लिए भट्टों पे काम करना पड़ता है, कोल्हू में काम करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, सर पे ईंटें उठानी पड़ती हैं। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और क्या सब बयां करूं। ऐसा कभी मन में आता है, किसानों की लड़ाई देखता हूं, किसान सुसाइड कर रहा है, बहुत तकलीफ होती। सरकार टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रही है। ऐसे समय में हम क्या करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को याद हमें करना चाहिए जो उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता की चाबी हमारे हाथ में, और राजनीतिक सत्ता के जरिए सारी परेशानियों का हल हो सकता है अगर वो चाबी हमारे हाथ में आ जाए। तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं कि आपको इतना लंबा समय हो गया वोट देते हुए, आप लोगों को वोट देते हो, वो वोट लेके अपना काम करते हैं, आपका काम तो नहीं करते। अगर आपका काम करते तो ये हालात होती आपकी? बताओ, कोई आया चुनाव के बाद पूछने के लिए आपके यहाँ बस्ती में कि आपकी सड़क कैसी है? कोई पूछने आया बिजली आती है नहीं आती है? कोई पूछने आया पानी का दाम क्या, पानी आ रहा नहीं आ रहा है? एक कड़वा सच ये है, आप पानी टेस्ट करा लो, मैं शर्त लगाता हूं, अगर आपके यहाँ का पानी 50% नल को खराब न निकला तो मेरा नाम बदल देना। आप पानी पियो जहरीला और मरो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पानी से बीमारियां हो रही है। आप अमीर लोग नहीं हो, मैं गारंटी देता हूं इस गांव में 80% घरों में आरओ नहीं लगा होगा। शर्त लगा लो, कितने घरों में आरओ लगा दे, हाथ उठाना। मुश्किल से हो गए 2, 4, 10 घर, नहीं हो सकते। इस देश में गरीब की कोई हैसियत ही नहीं है, वो 2 टाइम की रोटी उसको मिल जाए बहुत बड़ी बात है। इस पर भी लोग सरकारें कहती है 4 किलो 5 किलो राशन देके कहती है सरकार के बहुत बड़ा काम कर रही है, जबकि ये नहीं पता राशन मिलता नहीं मिलता आपके यहाँ। वो राशन का पैसा आता कहां से पता आपको? क्यों भाई पता आपको? बोला जी है? कहां से आता पता आपको? मोदी जी घर से नहीं देते हैं। ये जो आप सामान खरीदते हैं ना, ये जो टोपी आपने खरीदी है, इसका जब ये खरीदते हैं ना, इस पर टैक्स लगता है। आप पीने के पानी की बोतल खरीदते हैं ना, उस पर टैक्स लगता है। ये कुर्सी खरीदते हैं, उस पर टैक्स लगता है। ये जो मोबाइल खरीदा उस पर टैक्स लगता है। इस देश में टैक्स लगता है। यहां तक कि अपने बच्चे की वर्दी खरीदते हो, चीनी, दूध, आटा जो आप खरीदते हो, सब पे यहाँ टैक्स लगता है। आपकी कमाई का पैसा जाता है सरकार के खाते में, और उसी पैसे का सरकार का बजट बनता है, और उस बजट से सरकार जो योजना बनाती है, आप ही के पैसा आपके ऊपर लगा के सरकार ऐसा दिखाती है जैसे बहुत बड़ा काम कर रही है। आप अपने बच्चों से पूछो जिनको पढ़ा लिखा के आपने तैयार किया कि वो रोजगार करके आपकी परेशानी हल करने काम करें, इज्जत की जिंदगी प्राप्त करें, कुछ नहीं है। सारी सरकारें मिलकर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही। जब उद्योगपतियों के लिए काम होगा तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मैं यहां जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। ये सच है कि देश में जातियां धर्म है और धर्म के आधार पर जुल्म हो रहा है, ये भी सच है, जाति के आधार पर जुल्म हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या 75 साल बाद ऐसा देश होना चाहिए था?
जिसकी सड़कों का भी ये नहीं पता कि सड़कें गड्ढे हैं, जिसका ये भी नहीं पता बिजली कितने घंटे आएगी, जिसका ये भी नहीं पता कि आज जो घर से बाहर निकलेगा वो जाति धर्म के नाम पे मार दिया जाएगा। यहां सड़कों पे, अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ देते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हमने कोरोना का समय देखा, ऑक्सीजन नहीं थी हमारे देश में लोगों की जान बचाने के लिए। सिंह नेताओं ने अपने घर को भरे, आपके बारे में कभी सोचा नहीं है। इसलिए मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, एक मौका आप अपनी लड़ाई लड़ने का चंद्रशेखर आजाद को भी दो, और फिर आप देखना कि कितना बड़ा बदलाव होगा। और आप जानते हैं मैं 24 घंटे 7 दिन इसी उसमें लगा रहता हूं, कैसे किसी के आंसू पूछ सकूं, किसी की आवाज बन सकूं, किसी की मदद कर सकूं, क्योंकि मैं यहां से निकल के गया हूं तो मैं इस बात को जानता हूं। ये उपचुनाव ताकत तैयार करेगा। ये उपचुनाव जो जीत के जाएगा वो विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज उठाएगा। आपने सुना है अपने विधायक को विधानसभा में बोलते हुए? अब तो आपका विधायक ही बदल गया विचार, वो सांसद बन गए। तो मैं आपसे मदद चाहता हूं कि आप इस लड़ाई मेरी मदद करो। बताओ करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठाओ जो लोग मदद करेंगे। नहीं, झूठ मत उठाओ, नीचे करो हाथ। ईमानदारी से उठाओ जो लोग मदद करेंगे। पक्का? दोनों हाथ उठाओगे तभी मानी जाएगी। एक हाथ से उठाएगा उसकी मानी नहीं जाएगी। और ये जो बहनें वहां खड़ी हैं उनके हाथ नहीं उठ रहे हैं। मैं क्या मानूं कि भाई की मदद होगी नहीं होगी? बताओ। पक्का? अच्छा नीचे करो हाथ। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई पैसे वाला आ जाएगा तो कहेगा चंद्रशेखर को छोड़ो हमारे साथ चलो, ऐसा तो नहीं होगा? बदल जाओगे? चलो छोड़ो, सब बदल जाओ। सोचो, ये बताओ, वो आगे बढ़ जाएगा, आपका क्या होगा? बताओ। ये गरीबी की जिंदगी अच्छी लग रही है क्या? अच्छा, ये मेरी बहनें खड़ी हैं, चलो बताओ, एक सवाल का जवाब दो। जहाज में बैठ के देखा आज तक? हेलीकॉप्टर में, ट्रेन के एसी वाले डब्बे में बैठ के देखा है? तो इसका मतलब जिंदगी को जिंदगी मानते हो कि यहीं पैदा हुए, गरीबी में यहीं मर जाना है, इसलिए पैदा हुए? कौन से भगवान ने लिखा है ये किसी के नसीब में? ये साधन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ठीक है? बदलने दो समय। हर गरीब को एहसास होगा कि वो खुद ताकत में आ गया जब चंद्रशेखर आजाद ताकत में आएगा। मेरी बात को आप याद रखें। हर घर को लगेगा कि अब हम ताकत में हैं, अब हमारी सुनवाई होती है। आप तो दफ्तरों में जाते हो, नहीं जाते? सरकारी दफ्तरों में कागज लेके मदद के लिए, और बताओ मदद के नाम पे पैसा लेते नहीं लेते? बताओ क्यों लेते हैं पैसा? क्योंकि उनको पता है कि नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, वो सुनने वाला तो है नहीं। आज समय बदलेगा। आज जिनके दफ्तरों में आप जाते हो ना कागज लेके, कल वो आपके गांव में आया करेंगे काम कराने के लिए कि बताइए आपका क्या काम है। हमें जो है नेताजी ने आदेश दिए कि गांव में जाके काम पूछना है कि क्या काम है। समय बदलेगा, लेकिन बदलने में मदद आप ही कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं, और ये जो मेरे बहुत सम्मानित भाई खड़े हैं इस गांव के, उनसे कहना चाहता हूं, मुझे ये लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वोट हमारा हथियार है, इसके अलावा कोई हथियार नहीं। अच्छा, मैं क्या बदल सकता हूं अगर मेरे पास ताकत नहीं बनेगी? सड़कों पे लड़ सकता हूं, 24 घंटे तैयार हूं, लेकिन जो करना चाहता हूं आपकी आने वाली नस्लों के लिए, अपने भाइयों के लिए, गरीब परिवार, कैसे करूं? तरीका बताओ। आप बता दो, उसी तरीके से कर दूंगा। बताओ, नशा अच्छी चीज है क्या? बताओ। जिन लोगों के घर में करते हैं ना, उनके बच्चों से पूछो, उनकी पत्नियों से पूछो, उनकी माओ से पूछो जिनके बच्चे करते हैं, तकलीफ होती है नहीं होती है? जो कमाते हैं उससे ज्यादा उतना पैसा तो वहां लगा देते हैं। ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। अपने गुरुओं की बात मान लो, अपने पीर पैगंबरों की बात ही मान लो, ये अच्छी बात नहीं है। अपने बड़ों की बात पे चलो तो सही रहोगे, ठीक है? ये अच्छी बात नहीं है। कहां सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहीं कहा है क्या? बताओ, कहीं लिखा है क्या कि भाई कोई बता दो जितने यहां बैठे, कहीं कहा है क्या? बाबा साहब ने कहा है क्या? कहीं नहीं कहा। तो आपको बुराइयों में नहीं जाना चाहिए, इससे आपका नुकसान होगा। मैं ये कह रहा था, हम लोग जी लेंगे, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी क्या करेगी इस देश में? बताओ, भूखे मरेगी? आप हालात नहीं देखते क्या? महंगाई का मुकाबला करने की हैसियत है हमारे लोगों की? 500 रुपए, कितने 500 रुपए का पर्चा बनता है प्राइवेट हॉस्पिटल में? है कितने लोगों की आमदनी है 500 रुपए रोज की? नहीं है, सच नहीं है ये बिल्कुल सच नहीं है। देश बदल गया है, हमारे लोगों के हालात नहीं बदले, हमें अपने हालात बदलने पड़ेंगे। अगर हमें इस दौर में जीना है तो हमें हालात बदलने पड़ेंगे, और सबसे पहला बदलाव ये करना पड़ेगा कि हम जिसको वोट देते हैं वो हमारी लड़ाई लड़े, इस बात की जिम्मेदारी हमें तय करनी पड़ेगी। और मैं फिर कहता हूं कि आप सबको तराजू में रोक के रख के तोल लो।
अगर चंद्रशेखर आजाद सबसे ताकतवर न निकला तब कहना। मैं आपसे जाहिद के लिए मदद मांगने गया हूं कि आप जाहिद की मदद कराना। मेरे बाद बहुत लोग आएंगे, अच्छी बातें करेंगे, वो मुझसे अच्छे कपड़े में भी हो सकते हैं, मुझसे बड़े पैसे वाले भी हो सकते हैं, लेकिन देखो नेता बहुत है, नीति बहुत है, लेकिन नीयत नहीं है। अगर नीयत करने की होती, मैंने बड़े बड़े पैसे वाले देखे हैं, जेब में पैसे होते हैं, लेकिन एक गरीब को 10 रुपए की मदद नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसी जिंदगी को जी के आया, इसलिए कह रहा हूं अगर बदलना है तो फिर बदलाव की शुरुआत खुद से करो, किसी दूसरे को मत कहो कि तू बदल, अपने आप करो बदलाव करो। और आप पे मौका है, मौका दस्तूर दोनों। 13 को पड़ेंगे वोट, 13 को जब आप वोट डालने जाओ तो इस बार वोट इस बात के साथ देना कि हमें चंद्रशेखर आजाद को ऐसे में ले जा खड़ा करना है कि उसकी कलम में इतनी ताकत आए कि हमारा बच्चा यहाँ बेरोजगार ना घूमे और हमारी गलियां सड़कें इस तरह के हालात में ना जाए कि हमें ऐसा लगे कि हम अपने देश में नहीं कहीं और रहते हैं। इस बात के साथ वोट करना और फिर आप देखना कि बदलाव होता है नहीं होता। मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा। मेरे पास अभी कई प्रोग्राम और तुझे मैं कह रहा हूं अब तू सुधार कर ले, अब तुझे नशा छोड़ना पड़ेगा, वरना तुझे कूटूंगा बहुत। हेलो, मैं आपसे सभी एक चीज की निवेदन करता हूँ। ये जो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, ये सबके लिए मरते हैं, सबके लिए जीते हैं। इसमें कोई भी मोमडा हो या हमारे गलत जाति हो, लेकिन उनके लिए सबके लिए मरते हैं। ये मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। ये नेता हो गया तो नहीं, ये मेरे भाई ने एक बात कही थी, सबके लिए ये जो कहते हैं अगुवाई हम सबके लिए खड़े होते हैं। हमारी बहन मायावती थी, उन्होंने कहा मेरा जो भाई है ना, ये सबको मोमडन हो कोई भी हो, सबको बराबर मिलेगा खड़ा होता है। इसका दर्द अपने जगह ठीक है, लेकिन देखो मेरी बात, हर जगह पे हर तरह के लोग, एक आदमी से पूरे समाज की तुलना नहीं हो सकती। अगर एक आदमी खराब होगा तो पूरा समाज खराब नहीं हो सकता। हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बहुत लोगों को तकलीफ भी हो रही है। ये कह रहा था कि मेरे भाई से सब लोग खिलस्ते हैं, नहीं, सब नहीं खिलस्ते हैं। वो खिलस्ते जिनको लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ गया तो फिर ये गरीब गुलाम नहीं रहेंगे, वो खिलस्ते तो लोग क्या फर्क पड़ता है, हम अपना काम करेंगे। मुझे अपने लोगों की, गरीबों की, कमजोरों की, मजलूमों की चिंता, किसानों की चिंता है। मैंने उनका दर्द देखा, तो मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा उनके लिए? मैं अपना काम करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे हमारे आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि इस वक्त लड़ाई में मेरी मदद कराना। और ये आपसे वादा कर रहा है आज इस मंच से कि आज के बाद ये नशा छोड़ देगा। मैं वादा करता हूँ बड़े मंदिर पे खड़ा होकर के, मैं आज के बाद कोई नशा करूंगा नहीं करूंगा, बिल्कुल। लेकिन ये बात है पक्की, मैं आज मेरे अपने भाई के चरण छूए कहता हूँ, अपने भाई के ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। देखो हमारे यहाँ बाबा साहब ने पैर छूने को गैर बराबरी माना, इसलिए मैं पैर छुआने में भरोसा नहीं रखता। ये मेरा भाई है छोटा, ये नशा छोड़ दे, मुझे सबसे बड़ी ताकत यही मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। के गाँव जाने की जाना चाहता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।